नमस्कार दोस्तों, भारतीय भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय प्लेट का इतिहास। हम देखेंगे कि आखिर भारतीय प्लेट का भूगर्भीय इतिहास क्या है। जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बारे में बात करते हैं उसके बारे में देखेंगे कि आखिर इस प्लेट का इतिहास क्या रहा है, कहाँ से कैसे टूटी, कैसे बनी और किस तरफ संचलन है, उसके आसपास कौन कौन से देखेंगे तो कौन कौन सी और प्लेटें बनती हैं, उसकी सीमा क्या है उसके बारे में देखेंगे और उसके आसपास कौन कौन सी घटनाएं हो रही, क्योंकि उसी प्लेट के आधार पर भारत का जो है दिशा तय हो रही है। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर भारतीय प्लेट कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पर है और इसके और भी नाम है। इसको हम सम्मिलित रूप से इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट को मिला करके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहते हैं। इसको गोंडवाना प्लेट के नाम से भी जानते हैं। तो आप देख रहे हैं ये मानचित्र बना हुआ है। मानचित्र में आप देख रहे हैं कि जो ये लाइन आपको दिख रही है, ये पूरी लाइन, ये लाइन आप देख रहे हैं, ये पूरी इसकी क्या है, ये सीमा बना रही है। आप जान रहे हैं कि जो हमारी भूपर्पटी पर बहुत सारी प्लेटें पाई जाती हैं, प्लेटों में क्या होता है, संचलन होता है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो प्लेटों का जो संचलन होता है तो प्लेटों के किनारे होते हैं, एक होता है संरचनात्मक, दूसरी तरफ होता है विनाशात्मक। आप जान रहे हैं कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, तो जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं तो दूर जाने की वजह से क्या होता है कि इनके बीच में जो होता है वो जगह बढ़ जाती है और जगह बढ़ने से क्या होती है, संरचना बनती है, जिसको हम लोग संरचनात्मक प्लेट किनारा कहते हैं। और जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही होती हैं तो पास आने से क्या होता है कि ये दोनों प्लेट आपस में टकराती हैं और उससे क्या होता है कि उसको बोलते हैं विनाशात्मक प्लेट किनारा। मतलब कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो उसको बोलते हैं विनाशात्मक प्लेट किनारा। अब जब दूर जाती हैं तो उसको बोलते हैं संरचनात्मक प्लेट किनारा। संरचनात्मक प्लेट किनारों की वजह से क्या होती है, संरचना होती है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग वगैरह भी होती है और नए भूखंड वगैरह भी आपको देखने को मिलते हैं। तो जो ये मैं बात कर रहा हूँ, जो ये मैंने डायग्राम बनाया है, डायग्राम में आप देखेंगे तो जो हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बात कर रहे हैं उसमें यहाँ से ले करके आप ये देख रहे हैं, जिसमें रेड के साथ ग्रीन भी आपको दिख रहा होगा, ये इसका संरचनात्मक प्लेट किनारा है और ऊपर की तरफ विनाशात्मक प्लेट किनारा है। मतलब संरचनात्मक और विनाशात्मक में ये तो बात हो रही है कि दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, उसको संरचनात्मक, पास आ रही है तो विनाशात्मक। अर्थात अब इस डायग्राम्स को देख करके ही आप समझ सकते हैं कि जो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो इस तरफ जा रही है, क्योंकि ये क्या है, ये संरचनात्मक है और इस तरफ क्या है, विनाशात्मक है। तो आइए इसी आधार पर हम इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं हिमालय से। आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या है, हिमालय दिख रहा है, हिमालय और इधर तिब्बत का पठार और जो है वो इसकी सीमा है, किसकी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की। दूसरी तरफ देखेंगे तो पाकिस्तान का जो ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा, सुलेमान और किरथार श्रेणी से होते हुए अरेबियन प्लेट से होते हुए, मतलब कि जो ये आपको पर्शियन गल्फ दिख रही है, अर्थात ये इस जगह से होते हुए यहाँ से, और इसके बाद में आप देखेंगे तो जो ये वाला अदन की खाड़ी है वहाँ से होते हुए ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं कार्ल्सबर्ग रिज से होते हुए, और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो मिड इंडियन रिज आपको दिख रहा है और इसके नीचे आप देखेंगे तो अंटार्कटिका प्लेट है। इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सोमालियन प्लेट दिख रही है जो कि अफ्रीकन प्लेट का ही भाग है, और नीचे की तरफ अफ्रीकन प्लेट है। अफ्रीकन प्लेट की है, सोमालियन प्लेट की है, उसी का पार्ट है सोमालियन प्लेट। तो सोमालियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऊपर की तरफ अरेबियन प्लेट और ये पूरा हिस्सा ऊपर का यूरेशियन प्लेट है। नीचे की तरफ हम जब आएंगे तो ये अंटार्कटिका प्लेट है और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस जगह पर ऑस्ट्रेलियन, ये ऊपर की तरफ मैंने बताया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, तो ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो तस्मान बेसिन आपको देखने को मिलेगा, ये प्लेट सीधे होते हुए अर्थात दक्षिणी हिंद महासागर से होते हुए अंटार्कटिका प्लेट से सीमा बनाते हुए ये क्या, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण से होते हुए न्यूजीलैंड के पास में ये फिर उत्तर की तरफ आती है। इसमें आप देखेंगे तो तस्मान बेसिन के पास में न्यूजीलैंड से होते हुए, न्यूजीलैंड के मध्यवर्ती क्षेत्र से होते हुए कर्माटिक रिज पड़ता है जो न्यूजीलैंड के उत्तर में है, यहाँ से होते हुए ये प्लेट आती है और इस जगह से होते हुए पापुआ न्यूगिनी का एरिया आप देख रहे हैं, पापुआ न्यूगिनी से होते हुए ये फिर जावा, सुमात्रा, और इस तरफ देखेंगे तो हिमालय से होते हुए ये प्लेट जो है वो अंडमान निकोबार के पास से होते हुए ये आप देखेंगे तो ये सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक से होते हुए ये पापुआ न्यूगिनी की, ये पापुआ न्यूगिनी है, ये जो द्वीप दिख रहा है यहाँ तक ही आती है। तो ये हो गई इसकी सीमा। अब इस प्लेट से और भी सीमा बनाने में हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेंगी दो प्लेटें, एक है फिलिपाइन प्लेट, दूसरी तरफ की कैरोलाइन प्लेट। इनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं आपको आसपास की प्लेटें इसलिए मैं उनकी हम चर्चा करे दे रहे हैं। फिलिपाइन प्लेट और कैरोलाइन प्लेट हैं, दो प्लेटें यहाँ पर पड़ती हैं और ये सुमात्रा, जावा से होते हुए ये सीमा बनाती हैं। इसमें ये क्या होगी, ये इसकी पूरी बाउंड्री हो गई जो मैंने बताई आपको, कहाँ से होते हुए,
इधर हिमालय से होते हुए, किरथार सुलेमान से होते हुए, अरेबियन प्लेट मतलब कि अरब सागर से होते हुए, इस तरफ बंगाल की खाड़ी से होते हुए ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये पूरी की पूरी क्या है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इंडो और ऑस्ट्रेलियन इसमें दो प्लेटें हैं, एक इंडियन प्लेट है, एक ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। 90 डिग्री रिज है यहाँ पर आप देखने को मिलेगा इस तरीके से। 90 डिग्री रिज से आप देखेंगे तो ये इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दोनों अलग हो गई हैं। तो इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या है, ये एक दूसरे से दूर। तो मतलब इसको अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ से आप देखेंगे तो ये इंडियन प्लेट है और इस तरफ देखेंगे तो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। सम्मिलित रूप से पढ़ेंगे तो इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं और इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस जगह पर लक्षद्वीप वगैरह है, चागोस वगैरह, तो वहाँ पर देखेंगे चागोस, लक्षद्वीप, प्लेटू भी है, मिड इंडियन बेसिन है। उसके बाद में देखेंगे तो मध्यवर्ती क्षेत्र में यहाँ पर पड़ेगा वार्टन बेसिन। इनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं जानना है क्योंकि हम अभी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी तो बता नहीं रहे, लेकिन चूंकि बात इंडियन प्लेट की हो रही है इसलिए हम उसके बारे में चर्चा कर दे रहे हैं। तो ये तो हो गई इंडियन प्लेट और अर्थात इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का जो आप देखेंगे तो मैप जब आप बनाएंगे, आप मानचित्र में देखेंगे तो इंडियन प्लेट के आसपास की सीमा आपको देखने को मिलेगी कि आखिर सीमा कहाँ तक है। और अब आइए हम इसका इतिहास भी देखते हैं कि आखिर ये प्लेट कहाँ थी, कैसे आई, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये प्लेट आगे कहाँ जाएगी इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये दोनों प्लेटों जो इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट का अलगाव होना, आपस में जुड़ना, सभी चर्चा करेंगे। और आने वाले समय में जो ये हिस्सा जब है यहाँ से एक अभी हम बात करेंगे कि यहाँ से एक और महासागर खुलेगा, अर्थात जब गुजरात से होते हुए इस क्षेत्र में ये एक दूसरे से दूर जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आइए पहले देखते हैं, हिस्ट्री समझते हैं क्या है, उसकी बात करते हैं। सबसे पुराने समय में चलते हैं, देखते हैं 200 मिलियन वर्ष पुरानी बात है। 200 मिलियन वर्ष पुरानी बात है जब पूरा महाद्वीप जो थे वो एक में जुड़े हुए थे। और जो महाद्वीप एक में जुड़े हुए थे तो जो महाद्वीपों का जो पूरा ये हिस्सा जब था उसको बोला जाता था पेंजिया, और उसके आसपास का सागर पेंथालासा बोला जाता था। तो 200 मिलियन वर्ष पहले की बात है। उस काल में कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया टूट गया। पेंजिया क्या हुआ, उसमें विखंडन हुआ, पेंजिया टूट गया। और पेंजिया के टूटने से अब आइए बात करते हैं, आपको ग्लोब में भी बता देता हूँ। जितने मानचित्र थे, मानचित्र मतलब जितने देश महाद्वीप थे वो सब आपस में सब जुड़े हुए थे। लेकिन कार्बोनिफेरस काल में क्या हुआ कि ये सभी एक दूसरे से मतलब कि पेंजिया में विखंडन शुरू हुआ। पेंजिया में विखंडन शुरू हुआ तो इसका जो उत्तरी हिस्सा था उसको बोला गया लारेशिया, दक्षिणी हिस्सा गोंडवाना लैंड। ये बात हम कई बार बता चुके हैं, अब फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ये आप देखेंगे उत्तर का जो हिस्सा था, मान लीजिए पूरा महाद्वीप था, इसका उत्तर का हिस्सा लारेशिया, दक्षिणी गोंडवाना लैंड। अब इसमें क्या होगा, ये हिस्सा टूट गया, यह हिस्सा टूट गया। कब, कार्बोनिफेरस युग में। आगे समय जैसे जैसे बीता उस टाइम में 180 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है। 180 मिलियन वर्ष पूर्व की हम बात करेंगे तो उस टाइम पे देखेंगे तो यूरोप और उत्तर अमेरिका आपस में जुड़े हुए थे, यहाँ पे जुड़े हुए थे। उनकी वजह से क्या था कि ये अटलांटिक का कोई वजूद नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि शुरुआत में देखेंगे तो जब उत्तरी अटलांटिक महासागर जो था इस काल में खुलने लगा। खुलने का मतलब ये हुआ कि जो ऊपर का हिस्सा अंगारा लैंड था वो उसमें क्या हुआ, टूटा, मतलब उसमें विखंडन हुआ। अर्थात जब सबसे पहले गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड एक दूसरे से टूटे, लेकिन उसके बाद में कौन पहले टूटा, तो सबसे पहले जो टूटा वो अंगारा लैंड टूटा। अंगारा लैंड टूटा मतलब उत्तरी अमेरिका यूरोप से अलग होने लगा और उसकी वजह से क्या हुआ, उत्तरी अटलांटिक खुलने लगा, मतलब उत्तरी अटलांटिक का वजूद आ गया। आप देख रहे हैं ना, ये पहले मतलब कि आप देखेंगे तो पहले ये वाला हिस्सा और यूरोप दोनों आपस में जुड़े हुए थे अटलांटिक में। तब ये धीरे धीरे दूर हो गए ना, एक दूसरे से दूर जैसे जैसे जाते गए, ये एक दूसरे से दूर गए तो उससे अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक खुलने लगा। फिर उसके बाद समय की बात हम देखेंगे तो 120 मिलियन वर्ष पहले की हम बात करेंगे तो 120 मिलियन वर्ष पहले की बात है, उसमें दक्षिणी अटलांटिक खुलने लगा। अब दक्षिणी अटलांटिक खुलने लगा अर्थात जब आप देखेंगे तो दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका से अलग होने लगा, दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका से अलग होने लगा। आप जाने ना कि जब आप देखेंगे तो गिनी की खाड़ी के पास में ये दक्षिण अमेरिका का जो ये ब्राज़ील का हिस्सा यहाँ पर सेट करेंगे तो बिल्कुल सेट हो जाता है। देखिए ये वाला हिस्सा बिल्कुल यहाँ से सेट हो जाता है, तो लाइबेरिया के पास यहाँ से, तो इसको सेट करेंगे तो ये वाला हिस्सा पूरा सेट हो जाएगा। ये हिस्सा एक दूसरे से दूर जाने लगे। कब की बात है, 120 मिलियन वर्ष पुरानी बात है। ये हिस्सा एक दूसरे से दूर जाने लगा और अर्थात गोंडवाना लैंड जो था वो टूटने लगा और उसके टूटने से अटलांटिक महासागर खुलता है। तो अटलांटिक महासागर भी खुल गया, लेकिन पहले कौन खुला, पहले उत्तरी अटलांटिक, अर्थात पहले टूटा अंगारा लैंड, उसके बाद टूटा गोंडवाना। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद में अब कहानी आती है कि जब ये टूट रहे थे तो उस काल में भारत की स्थिति क्या थी। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो था वो इसमें ब्रेक हुआ, मतलब कि सबसे पहले ये ब्रेक हुआ, इसके बाद में ये ब्रेक हुआ। लेकिन जब
गोंडवाना लैंड टूट रहा था, अर्थात 120 मिलियन वर्ष पहले दक्षिणी अटलांटिक महासागर खुल रहा था, दक्षिण अमेरिका अफ्रीका से अलग जा रहा था, तो उसी टाइम पे भारत में भी कुछ हो रहा था। क्या हो रहा था ये देखते हैं। अर्थात उस समय इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी 120 मिलियन वर्ष पहले, अर्थात चूंकि गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है, तो ये भी क्या हो रही, इसमें भी संचलन होने लगा था और हिंद महासागर खुलने लगा था। तो आपको लगेगा कि हिंद महासागर खुल कैसे रहा था, तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया को, प्रायद्वीपीय भारत को और अंटार्कटिका को आपस में ला करके जोड़ दीजिए, तो ये वाला हिस्सा पहले नहीं था, यहाँ पर पूरे एक तरीके से कह सकते हैं सभी के सभी महाद्वीप हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे ये इस तरफ गया, ये इस तरफ गया, उसकी वजह से क्या हुआ, अलगाव हुआ, अलगाव की वजह से हिंद महासागर जो था वो खुलने लगा, मतलब हिंद महासागर अस्तित्व में आया। अर्थात पहले जो था ये वाला हिस्सा आप देखेंगे ये सभी यहाँ पर थे, उसके बाद में ये जब इस तरीके से अलग हुए, अलग होने की वजह से ये ऊपर की तरफ गया, ऑस्ट्रेलिया इस तरफ गया, मतलब कि इसका संचलन इस तरीके से था, ये ऊपर की तरफ जा रहा था, ये हल्का सा इस तरफ खिसक रहा था, तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक दूसरे से दूर जाने की वजह से यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये हिंद महासागर क्या हुआ, वो ओपन हो गया। किस टाइम की बात है, यह 120 मिलियन वर्ष पुरानी बात है, हिंद महासागर का खुलना। उस टाइम पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी उसका संचलन उत्तर की ओर हो रहा था, इस तरफ ये जा रही थी, उत्तर पूर्व की तरफ, उत्तर की ओर देखेंगे तो ये वाला हिस्सा यहाँ से टूट के इस तरफ जा रहा था, तो उसकी संचलन की जो गति थी वो 14 सेंटीमीटर प्रति वर्ष थी, तो काफ़ी तेज़ी से जा रही थी। लेकिन आगे समय में जैसे जैसे ये जब ये प्लेट आगे संचलन कर रही थी, संचलन करने के बाद में धीरे धीरे हम देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो था ये सोमाली, मतलब कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो अफ्रीकन प्लेट से भी टूट जाती है, और वो किसके सहारे टूटती है, वो कार्लसबर्ग रिज के सहारे टूट जाती है, और ये नीचे की जो अंटार्कटिका प्लेट से टूटती है तो मिड इंडियन रिज से टूट जाती है, अर्थात अंटार्कटिका प्लेट से ये वाले हिस्से से टूट जाती है और ये हिस्सा संचलन करने लगता है। संचलन करते करते 80 मिलियन वर्ष पुरानी बात है जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी वो यूरेशिया से टकराती है। कहाँ टकराती है, टकराती है तिब्बत के पठार के पास में, और अगर जो आप मैप में लोकेशन को देखेंगे तो आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर का द्रास क्षेत्र, लद्दाख के पास द्रास पड़ता ना, वहीं पे वहाँ के पास टकराती। अब इसमें भी अब और भी अगर इसमें समझेंगे तो आखिर क्या था कैसे था उसकी हम बात करेंगे। तो अब इसमें थोड़ी सी और भी हिस्ट्री है, उसके बारे में भी आपको हम बता दें। जब हम 120 मिलियन वर्ष पुरानी बात कर रहे हैं, अर्थात जब मतलब कि गोंडवाना लैंड में, जब गोंडवाना लैंड में हलचल हो रही थी, अर्थात जब गोंडवाना लैंड में जब हलचल हो रही थी उसी टाइम पर आपको पता है अरावली तो थी, ये वहाँ पर भारत में क्या थी, अरावली थी। लेकिन अरावली के साथ साथ में जब कोई भूखंड टूटता है तो ज्वालामुखी क्रिया होती है, उस ज्वालामुखी की क्रिया के समय हम देखेंगे तो राजमहल की पहाड़ियाँ जो थी वो भी अस्तित्व में आ गई थी। कब वो आई थी, जब ये हिस्सा इसे टूट रहा था। अर्थात इस तरफ क्या थी, इस तरफ थी अरावली और इस तरफ थी राजमहल की पहाड़ी, इस तरफ क्या थी, अरावली थी, इस तरफ क्या थी, राजमहल की पहाड़ी, अरावली राजमहल की पहाड़ी। अब ये हिस्सा जब इस तरफ आया और आने के बाद में जब यूरेशियाई प्लेट से टकराता है तो टकराने के बाद में इसकी रफ्तार धीमी होती है, तो फिर क्या होता है उसके बाद में हम देखते हैं। जब यह हिस्सा यूरेशियन प्लेट से टकराता है, टकराने के फलस्वरूप सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं आपको, तो जैसे आप अब चूंकि मैंने यहाँ पर 2 पर्वत श्रेणियाँ बनाई हैं, एक है अरावली, दूसरी राजमहल की पहाड़ी। तो अगर जो ये हिस्सा इस तरफ जा रहा है, मान लीजिए ये एक ये निशान है, मतलब एक ये पहाड़ी है, एक पहाड़ी, इसको आप उत्तर की तरफ ले जाइए, उत्तर की तरफ ले जाइए पूरे के पूरे को। तो मान लीजिए एक मेरा ये हाथ है, एक ये हाथ, इसको अगर जो हम दूरी के हिसाब से देखेंगे तो इस तरह से आप लीजिए, मान लीजिए एक मेरा ये हाथ है, एक ये हाथ, अगर जो इसको हम ऊपर ले जाएंगे छत पर टकराएं, अगर जो इसको तो छत पर टकराएंगे तो क्या होगा, पहले ये वाला हाथ टकराएगा कि पहले ये हाथ टकराएगा, पहले ये वाला हाथ टकराएगा क्योंकि इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। इसी तरीके से ये वाला पहले टकराता है क्योंकि इसकी लंबाई उत्तर में ज़्यादा थी, अरावली जो थी वो पहले टकराती है। अरावली के टकराने से जो कराकोरम श्रेणी जो है वो निकल करके बाहर आती है, उसके बाद में टकराती है राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी के टकराने की वजह से एवरेस्ट, कंचनजंगा और जो आसपास की जो पर्वत श्रेणियाँ थी वो बनती हैं। उसके बाद में पूरा का पूरा प्रायद्वीप टकराता है, हिमालय पूरी जो है वो एक श्रृंखला के रूप में कई चरणों में बन के आता है। आप जाने टेथिस भूसन्नति थी, तो ये आप समझ गए होंगे। लेकिन जब भारत यहाँ से निकला, यहाँ तक जा रहा था, तो एक कंडीशन ऐसी आई होगी कि भारत जो था वो भूमध्य रेखा पर रहा होगा। कहाँ पर रहा होगा, भूमध्य रेखा पर रहा होगा। जब भारत भूमध्य रेखा पर रहा होगा तो वहाँ पर भूमध्य रेखी प्रकार की वनस्पतियाँ भी वहाँ पर पाई जाती होंगी। तो भूमध्य रेखी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती रही होंगी। तो ये हिस्सा जब था ये इससे टकराता है,
अर्थात यूरेशियन प्लेट से टकराता है तो ये वाला हिस्सा जो मैंने बताया, कुछ हिस्सा यहाँ से नीचे समंदर में, अरब सागर में डूब जाता है। उसमें वनस्पतियाँ जो थी वो भूमध्य सागरीय थी, वो हिस्सा डूब जाता है, समंदर उसके ऊपर पानी आ जाता है, मतलब हिंद महासागर का पानी उस पर आ जाता है और वो हिस्सा, उसमें वनस्पतियाँ वगैरह नीचे दब जाती हैं। उसी की वजह से क्या होता है, वहाँ पर पेट्रोलियम के भंडारण हमें देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप महाराष्ट्र के क्षेत्र का बॉम्बे हाई समझ लीजिए। बॉम्बे हाई में पेट्रोल कहाँ से आया, तो आप उसको समझ सकते हैं कहाँ से आया, कैसे आया, क्योंकि वहाँ पर वनस्पतियाँ जो थी वो नीचे दब गई थी, उसी की वजह से ऐसा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ तक हो गई बात कि ये हिस्सा टकराया, हिमालय वगैरह बन चुका है। ठीक है, अब इसकी बाद की बात हम करते हैं। अब आपको पता है कि जब अरावली इससे टकराई थी, मतलब कि जब अरावली जो थी वो टकराई और जब एक तरीके से कह सकते हैं काराकोरम सीढ़ी बनी थी, उसी के टाइम पे दक्कन में लावा का उद्गार भी हुआ था और उसकी वजह से क्या हुआ था, दक्कन लावा का उद्गार हुआ। और आगे चल करके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग हुई और आगे चल करके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग हुई और 90 ईस्ट रिज से इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग हो गई। अब आइए इसको भी देखते हैं आखिर क्या बताई जा रही है, ये देखते हैं। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो 90 डिग्री रिज है, ये वाली अब लाइन देखना, 90 डिग्री रिज के आसपास आप देखेंगे यहाँ से, तो 90 डिग्री रिज जो था वो अब देखो, इसमें बात ये है कि ये वाला हिस्सा जब टकरा गया तो इसकी रफ्तार जो 14 सेंटीमीटर पर ईयर थी वो घट करके 4.5 सेंटीमीटर पर ईयर हो गई, मतलब घट गई, काफ़ी ज़्यादा घट गई, 1/3 लगभग रह गई। तो उसमें क्या हुआ कि ये वाला हिस्सा तो रुक गया, ये लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपनी धुन में जा रहा था। अब दोनों के बीच में, अब जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए दो लोग जा रहे हैं रास्ते में, हाथ पकड़े हुए हैं, लेकिन मान लीजिए एक की रफ्तार क्या है तो क्या होगा, हाथ क्या होगा, छूट जाएगा ही, दोनों के बीच में दरार आ जाएगी। तो दरार आ गई, ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों भाई दोनों के बीच में क्या हुआ, मान लीजिए जा रहे हैं रास्ते में, लेकिन एक की रफ्तार ज़्यादा है, एक की कम है, तो क्या होगा, थोड़ा मनमुटाव टाइप का हो गया और ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में थोड़ी सी दरार आ गई। तो वहीं पर दरार को बोल दिया गया 90 डिग्री रिज। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि भारत की रफ्तार धीमे थी, ऑस्ट्रेलिया को उसी रफ्तार से जाना था, तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में दरार आ गई। क्योंकि भारत की रफ्तार कम हो गई, ऑस्ट्रेलिया उसी रफ्तार से जा रहा था और भारत चूंकि टकरा चुका था, भारत को हल्का सा उत्तर की तरफ जा करके इस तरफ जाना था, क्योंकि ये हिस्सा जो था ऊपर की तरफ जब देख रहे हैं ये तिब्बत का पठार, अब इसको और ज़्यादा ऊपर जाने दे नहीं रहा था, तो भारत करे तो करे क्या। अब यहीं से फिर ऑस्ट्रेलिया उस तरफ जाता है, उसकी वजह से यहाँ से क्या होती है, ये प्लेट और ये प्लेट आपस में टूट जाती हैं। टूटने का मतलब क्या है कि एक दूसरे से अलग होती हैं और यहाँ पर क्या होता है, जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो क्या बनता है, संरचनात्मक प्लेट किनारा। यहाँ पर देखेंगे तो संरचनात्मक प्लेट किनारा यहाँ पर बनता है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब आइए उसके बाद की बात करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जब ये हिस्सा, ये प्लेट एक दूसरे से अलग जा रही थी तो यहाँ पर क्या होता है, एक संरचनात्मक प्लेट किनारा वगैरह बन जाता है। इसके बाद हम देखेंगे तो अब आगे की कहानी की हम बात करेंगे कि आखिर जब ऐसा हुआ, जब मैंने बात की है कि इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग हुई, 4.5 सेंटीमीटर पर ईयर की रफ्तार से जा रही थी। इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि भूकंप के झटके वगैरह इस क्षेत्र में आपको भी तब भी अभी भी देखने को मिलता है। आखिर हुआ क्या, दरअसल देखिए ऊपर की तरफ हिमालय था, हिमालय है और ऊपर की तरफ देखेंगे तो तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार है। हिमालय जो इस तरफ जा रहा था उसकी डायरेक्शन उत्तर की तरफ थी, इसके टकराने की वजह से क्या हुआ, उत्तर की तरफ ये ना जा करके ये इस तरफ मुड़ गया, हल्का सा उत्तर पूर्व की तरफ इसकी दिशा और ज़्यादा हो गई, इस तरफ हो गई और ये वाला हिस्सा जो था वो और ऊपर उठता चला गया, ये वाला हिस्सा उठता चला गया। इसके हिस्से उठने की वजह से जो यहाँ पर तिब्बत का पठार भी ऊपर उठ गया, तिब्बत का पठार भी हल्का सा ऊपर उठा, उसकी वजह से जो यहाँ की आप चाहे ब्रह्मपुत्र नदियाँ वगैरह जो थी उनकी दिशा सबकी इस तरफ हो गई। अब जितनी भी यहाँ की नदियाँ थी वो सब आ करके अपना जो अपना मलबा है वो ला करके कहाँ जमा रही हैं, वो जमा रही हैं बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जहाँ पर इनका मलबा जम रहा है। आने वाले समय में अब क्या होगा उसकी भी हम बात कर लेते हैं। आप अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा कि भारतीय प्लेट की सीमाएं क्या क्या हैं, उसके आसपास क्या है, भारतीय प्लेट कहाँ से आई, कैसे आई, टकराई तो क्या हुआ, 90 डिग्री रिज क्यों बना, उसकी भी हमने बात कर ली है। अब इसके बाद की हम बात करते हैं 90 डिग्री रिज के बाद की आखिर बात क्या है कि जो ये भारतीय प्लेट अब क्या होगा यहाँ पर। अब तो सब कुछ जो जैसा आपको दिख रहा है वो सब कुछ वैसे ही है जो इसमें दिख रहा है आपको, लेकिन इसके बाद क्या होगा इसकी भी हम बात करते हैं कि आखिर भविष्य में इस प्लेट का क्या होगा, कहाँ जाएगी, क्या करेगी। तो इस तरीके से आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये
भुज के पास से लेकर के ये पूरा हिस्सा आप देखें तो सुलेमान और किरथार श्रेणी के हिस्से आप ले लें, ये हिस्सा देखें। लेकिन चूंकि भारत का हिस्सा जो ये प्लेट है वो किस तरफ गमन कर रही है, इस तरफ, ये वाला हिस्सा गमन कर रहा है इस तरफ, और मलबा इकट्ठा हो रहा है बंगाल की खाड़ी में। देखिए ये सिर्फ संभावनाएं हैं, कन्फर्म कुछ भी नहीं है कि ऐसा होगा, और ना ही आपके जानने में ऐसा होगा कि आप 2-4 वर्षों की बात है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन एक संभावनाएं आने वाले समय में ऐसा होगा। यहाँ से लेकर के आप इस डायरेक्शन में आप समझिए, यहाँ से ये गुजरात और राजस्थान का कुछ हिस्सा इस तरीके से एक लाइन खींचे। इस लाइन से क्या हो रहा है, भारत जो कि इस तरफ गमन कर रहा है, ऊपर की तरफ उसको जगह मिल नहीं रही है, ऊपर की तरफ इसको जगह मिल नहीं रही, भारत जो है वो उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा है। इसकी वजह से इस जगह पर क्या हो रहा है, क्रैक पड़ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रैक पड़ रहा है। आने वाले समय में यहाँ से लेकर के इस पूरे हिस्से में एक क्रैक पड़ेगा, और कहते हैं कि यहाँ से लेकर के पूरा ये इस हिस्से पे पूरा एक क्रैक जो है वो पूरा रूस तक जाएगा, रूस मतलब यहाँ से लेकर के पूरा, और आने वाले समय में यहाँ पर एक सागर जो है वो खुल जाएगा। इस हिस्से को देखेंगे तो सुलेमान और किरथार, ऊपर वाले को भी आप उतना मत ध्यान दीजिए, लेकिन मुख्य रूप से भारत के संदर्भ में याद करिए कि जो सुलेमान, किरथार और भुज के आसपास यहाँ से एक लाइन जो होगी वो गुजरात के क्षेत्र से ये हिस्सा अलग होगा। भारत जो है वो इस तरफ और खिसकाएगा, इस तरफ और खिसकेगा, इस तरफ और खिसकने की वजह से यहाँ पर जो है एक महासागर आने वाले समय में खुलेगा। लेकिन जब भारत इस तरफ खिसकेगा, बंगाल की खाड़ी में पहले से ही यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ आकर के यहाँ पर अपना अवसाद जमा कर रही हैं। अवसाद जब जमा कर रही हैं तो उसकी वजह से हो क्या रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर आने वाले समय जब भारत इस तरफ खिसकेगा तो ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में आने वाले समय में एक पर्वत का निर्माण हो सकता है, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी में भूसन्नति है, अवसादों का जमाव उसमें हो रहा है। भारत इस तरफ से प्रेशर मारेगा, एक पर्वत और ऊपर आ जाएगा। हालांकि कोई आजकल की बात नहीं कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि यहाँ पर पर्वत बना है, लेकिन आने वाले समय ऐसी बातें बताई जा रही हैं कि यहाँ पर क्या होगा, पर्वत बन सकता है। अब आइए और भी हम बात कर लें। अब चूंकि मैंने बता दिया कि ये वाला हिस्सा टूटेगा, ये वाला हिस्सा यहाँ से, तो गुजरात से लेकर के ये हिस्सा, आप घबराने की जरूरत नहीं कि कुछ लोग सोचें कि उस तरफ वहाँ जाए टूट जाएगा। आज नहीं टूटेगा, आने वाले समय में ऐसा, आने वाले समय का मतलब कई हजारों वर्षों में, हजारों लाखों वर्षों में ऐसी घटनाएं आपको देखने को आप नहीं देख पाएंगे, मतलब ऐसा होगा। तो यहाँ पर ये हिस्सा इस तरफ टूटेगा और यहाँ से एक पर्वत यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बनेगा। तो ये तो आप समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं, चूंकि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर क्या थी, अरावली, एक फैक्ट थोड़ा सा उसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं अरावली थी और इस तरफ राजमहल की पहाड़ी थी। अरावली ने ऊपर की तरफ धक्का मारा, उससे बन गया कराकोरम। अब चूंकि धक्का मारा उससे बना कराकोरम, कराकोरम की ऊंचाई ज़्यादा हुई, लंबाई ज़्यादा नहीं हो पाई, क्योंकि अरावली की जो थी वो चौड़ाई ज़्यादा नहीं थी। आप देखिए इस तरीके से, जब कोई चीज़ इस तरीके से लंबी लंबी है, इस तरीके से है, और आप जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पेपर है और ये मेरी उंगली है और ये है मेरे पास कुछ पेपर। अब अगर जो हम इन पे इस तरह से धक्का देंगे, मान लीजिए अब मेरी उंगली, ये उंगली अगर जो धक्का देगी तो इसमें क्या होगा, ये उंगली के धक्का देने से सिर्फ इसी उंगली के सामने का ही हिस्सा जो होगा वो इस तरफ आएगा। देखिए इस तरीके से मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मेरी उंगली है, ये मेरी उंगली। अब इसमें अगर जो हम इसमें इस तरफ उंगली धंसाते हैं तो क्या होगा, इस तरफ उंगली धंसाएंगे तो ये वाला हिस्सा ही तो ऊपर आएगा। यहाँ से सिर्फ उंगली भर का ही हिस्सा तो उस तरफ निकलेगा, बाकी का हिस्सा थोड़ा ना निकलेगा। जितनी उंगली धंसाएंगे उतना हिस्सा उधर हो जाएगा, बाकी का हिस्सा वैसे ही रहेगा। इसी की वजह से जब अरावली की, क्योंकि मेरी, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मेरी जो उंगली है उसकी चौड़ाई कम है, लंबाई है, चौड़ाई कम है। लेकिन अगर जो हम पूरा हाथ को ऐसे करें, इस तरीके से, इस तरह करेंगे तो पूरा का पूरा पेपर जो है वो उस तरफ जाएगा। तो इसी तरीके से हुआ इसमें ये कि जब हम बात कर रहे हैं, इसमें, तो आप अगर जो इसको देखेंगे तो अरावली की जो थी वो चौड़ाई कम थी, इसकी वजह से इससे टकराता है तो ये वाला हिस्सा ऊपर उठ जाता है। मतलब अर्थात इससे क्या होता है, ऊपर की तरफ जब उठता है तो ऊपर की तरफ उठने से कराकोरम बनता है, जिसकी लंबाई ज़्यादा नहीं हो पाई, क्योंकि ये क्या था, ये क्योंकि मतलब कि इसकी लंबाई, कराकोरम श्रेणी जो है वो हिमालय से सिर्फ इतनी ज़्यादा लंबी, बहुत लंबी नहीं इतनी, क्योंकि ये सिर्फ अरावली की उससे बनी हुई है, लेकिन ऊंची ज़्यादा है, क्योंकि ये काफ़ी पहले से टकरा रही थी और काफ़ी देर तक टकराती रही है, अभी भी टकरा रही। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, वो और ऊपर उठ रहा है। लेकिन इस तरफ राजमहल की पहाड़ी की भी यही कहानी थी, इसके टकराने की वजह से यहाँ पर भी ऊंची ऊंची श्रेणियाँ हिमालय की जो है उस तरफ देखने को मिलती हैं। लेकिन इसी अरावली का कुछ हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। कहते हैं कि अरावली का ये हिस्सा आपको डूबा हुआ, ये इस तरीके से आपको अरब सागर में भी अरावली का कुछ हिस्सा डूबा हुआ है। इसी की वजह से जो अरावली की चट्टानें हैं उनका, आप जो यहाँ पर देखेंगे लक्षद्वीप वगैरह जो आप देख रहे हैं, वो कहते हैं कि अरावली के जो चट्टानें जो हैं वो
अरावली से मैच करती हैं लक्षद्वीप की चट्टानें। अरावली क्योंकि उनके ऊपर मूंगा है, नीचे चट्टान है, ऊपर मूंगा। और इस तरफ देखेंगे तो अराकान योमा, मतलब कि जो इस तरफ जो अंडमान निकोबार की चट्टानें हैं वो मैच करती हैं हिमालय से, और ये लक्षद्वीप की चट्टानें मैच करती हैं अरावली से। तो दोनों चीज़ें आप समझ लिए होंगे, बाकी मैंने आपको बता दिया है क्या कहानी है। तो अब इसमें इतना ही था जो मैंने आपको प्लेटों को लेकर के जो मैंने आपको बताई है थ्योरी, आप इसको समझिए। अब इसमें अगर जो कुछ नहीं समझ में आता है तब भी बताइएगा, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लगभग चीज़ें मैंने इसमें बता दी हैं, प्लेट क्या थी, कहाँ से आई, कैसे आई, किस तरफ जा रही है, क्या कर रही है, आने वाले समय में क्या होगा, तो सभी बातें मैंने आपको इसमें बता दी हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को चाहे मन करे तो लाइक कर दीजिए, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।